नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम ढिल्लन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मारवाड़ के इतिहास में अपन ने महाराजा जसवंत सिंह और उनके पुत्र अजीत सिंह के बारे में पढ़ा। पिछले वीडियो में अपन ने अजीत सिंह की बात की थी कि किस प्रकार अजीत सिंह को दुर्गादास द्वारा औरंगजेब के चंगुल से छुड़ाया गया और मेवाड़ के शासक राज सिंह के यहाँ पर क्या ली गई, शरण ली गई। शरण कहां पर ली गई? मेवाड़ में ली गई। और मेवाड़ के शासक कौन थे उस समय? राज सिंह। दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, राज सिंह का अपन पढ़ेंगे इतिहास में कि राज सिंह और औरंगजेब के बीच में, राज सिंह और किसके बीच में? औरंगजेब के बीच में क्या चल रहा था? संघर्ष चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में मारवाड़ के कौन? दुर्गादास के पास केवल और केवल एक यही चारा था या यही ऑप्शन था कि किसके पास? राज सिंह के पास क्या ली जाए? शरण ली जाए। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब का इस समय राजस्थान में विरोधी कौन था? मेवाड़ के शासक राज सिंह। ठीक है, राज सिंह का कार्यकाल रहा था 1652 से 1680 तक। इनके पास आ जाते हैं और यहां पर कौन सी शरण? केलवा क्या दी जाती है इनको? जागीर का क्या दिया जाता है? पट्टा दिया जाता है। ध्यान रखना, केलवा जागीर का क्या दिया जाता है? पट्टा दिया जाता है। तो पिछले वीडियो में अपनी यहां तक बात हो गई थी कि राज सिंह दुर्गादास औरंगजेब के चंगुल से किसको छुड़ा कर लेकर आता है? अजीत सिंह को। किसको छुड़ा कर लेकर आता है? अजीत सिंह को। और अजीत सिंह के शासनकाल को भी अपने को क्या करना है? याद करना है। तो अजीत सिंह का शासनकाल 1679 से 1700 क्या रहा है? 24 ईस्वी तक रहा है। जन्म भी कब हुआ है इनका? 1679 ईस्वी में हुआ है। और इसके बाद अपन बात करेंगे कि क्या घटनाक्रम हुआ मारवाड़ के इतिहास में, आगे क्या घटनाक्रम हुआ, क्या चला मारवाड़ के इतिहास में, इसको लेकर देखो अभी अपन बात करते हैं। तो अजीत सिंह किसकी शरण में चले गए हैं? मेवाड़ के शासक राज सिंह की शरण में चले गए हैं। ये बात किसको पता चली? औरंगजेब को पता चली। तो देखो औरंगजेब ने क्या किया। औरंगजेब के 4 बेटे थे, आजम, मुअज्जम, कामबख्श और अकबर, या इसे अपन कह सकते हैं अकबर द्वितीय। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। औरंगजेब का पुत्र, ध्यान रखना, ये इतिहास में दूसरा अकबर आता है। औरंगजेब का पुत्र, ठीक है, शहजादा अकबर। ध्यान रखना, औरंगजेब का पुत्र कौन? शहजादा अकबर, या जिसे अपन क्या कह सकते हैं? अकबर द्वितीय। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एक अकबर महान था, ठीक है, जिसने भारत के ऊपर शासन किया, और ये औरंगजेब की क्या है? संतान है। तो औरंगजेब ने क्या किया? अपने पुत्र अकबर को किसके विरुद्ध भेजा? तो देखो इधर तो कौन था? अजीत सिंह। इनके साथ में कौन है? दुर्गादास। और इन्होंने किसके पास शरण ली है? महाराणा राज सिंह। कहां के शासक हैं? मेवाड़ के क्या हैं? शासक हैं। तो दोबारा देखना कि यहां पर अपन ने शरण, दुर्गादास ने और अजीत सिंह ने किसके पास शरण ले रखी है? राज सिंह के पास। तो औरंगजेब ने किसको भेजा है इनके विरुद्ध? अपने पुत्र अकबर द्वितीय को इनके विरुद्ध अभियान पर भेजा है। अब देखो यहां पर क्या होता है, क्या घटनाक्रम होता है कि ये दुर्गादास, देखो बहुत शातिर इंसान थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? देखो, जब ये औरंगजेब की चंगुल से अजीत सिंह को छुड़ाकर ला सकते हैं तो अकबर तो इनके सामने क्या औकात रखता था। तो ये बात अपन करेंगे कि क्या हुआ कि अकबर आक्रमण करने के लिए इनके ऊपर आता है। तो यहां पर इन्होंने क्या किया? इस अकबर को ही क्या दे दिया? लालच दे दिया। अकबर को ही क्या दे दिया? लालच दे दिया कि हम आपका क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। ध्यान रखना, अकबर द्वितीय की बात हो रही है कि इनको क्या कहा कि हम आपके पिता के विरुद्ध ही आपका क्या कर देंगे? सहयोग कर देंगे, और आपको क्या कर देंगे? भारत का क्या बना देंगे? शासक या बादशाह बना देंगे। देखो दोस्तों, दोबारा समझना कि क्या हुआ। अकबर द्वितीय को औरंगजेब ने आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन दुर्गादास ने कूटनीति का क्या किया? प्रयोग किया। क्या कूटनीति का प्रयोग किया? कि इस अकबर द्वितीय को ही लालच दे दिया कि आपके पिता के विरुद्ध ही हम आपकी क्या कर देंगे? सहायता कर देंगे, और आपको आने वाले भारत का क्या बना देंगे? बादशाह बना देंगे। ठीक है, तो यहां पर अकबर द्वितीय क्या हो जाता है? लालच में आ जाता है। और एक स्थान है राजस्थान का, कहां पर? नाडोल। नाडोल कहां पर पड़ता है? पाली में। तो इसने यहां पर स्वयं को क्या घोषित कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया। स्वयं को भारत का अगला क्या घोषित कर दिया? बादशाह घोषित कर दिया। तो देखो यहां पर क्या हुआ, अब अजीत सिंह, दुर्गादास और राज सिंह ये तो औरंगजेब के खिलाफ हैं ही, और उनका पुत्र भी इनके क्या हो गया? खिलाफ हो गया। ये सूचना किसको मिली?
औरंगजेब को मिली। तो औरंगजेब ने भी देखो यहां पर किसका प्रयोग किया, कूटनीति का प्रयोग किया कि अगर डायरेक्ट हमला करूंगा तो हो सकता है मैं इन चारों को नहीं जीत पाऊं, क्योंकि कुछ शाही सेना का भाग किसके पास था, अकबर के पास था। ठीक है, इधर राज सिंह शक्तिशाली थे और मारवाड़ की भी जो सेना थी वो भी किसका साथ देना चाहती थी, अजीत सिंह और दुर्गादास का क्या देना चाहती थी, साथ देना चाहती थी। तो अब आगे अपन बात करते हैं कि क्या हुआ, कि किस प्रकार औरंगजेब ने किसका प्रयोग किया, कूटनीति का क्या किया, प्रयोग किया। तो देखो क्या हुआ, अब क्या करता है कि औरंगजेब क्या भेजता है, सेना भेजता है। औरंगजेब इनके विरुद्ध क्या भेजता है, सेना भेजता है। किनके विरुद्ध सेना भेजता है, अजीत सिंह, दुर्गादास, राज सिंह और इनके साथ कौन है, अकबरदित्य। ध्यान रखना कि औरंगजेब क्या करता है, इनके विरुद्ध क्या भेजता है, शाही सेना भेजता है। ये चारों कहते हैं कि एक स्थान पड़ता है राजस्थान में, एक जिला है राजस्थान का, अजमेर के निकट क्या डालते हैं, अपना पड़ाव डालते हैं। अजमेर के निकट अपना क्या डालते हैं, पड़ाव डालते हैं। किसके विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध। अब औरंगजेब ने यहां पर देखो कूटनीति का प्रयोग किया। ठीक है, पहले दुर्गादास ने कूटनीति का प्रयोग किया था, अब कूटनीति का प्रयोग कौन कर रहा है, औरंगजेब कर रहा है। तो औरंगजेब ने देखो क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, एक पत्र लिखा। क्या लिखा, ध्यान रखना कि किस प्रकार कूटनीति का प्रयोग किया, एक पत्र लिखा। पत्र किसके नाम लिखा, नाम तो लिखा अकबरदित्य के। किसके नाम लिखा, अकबरदित्य के क्या लिख दिया, नाम लिख दिया। और क्या लिख दिया कि अगर पुत्र हो तो वास्तव में किसके जैसा हो, अकबरदित्य के जैसा हो, या आपके जैसा क्या हो, हर पिता के क्या हो, पुत्र हो। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, मेरे तीनों दुश्मनों को एक साथ युद्ध भूमि में क्या कर दिया, लाकर खड़ा कर दिया, और आज मैं इन सब तीनों को क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। और ये पत्र किसके यहां पर डलवा दिया, दुर्गादास के यहां पर डलवा दिया। ठीक है दोस्तों, आई क्या समझ में कि कैसी कूटनीति का प्रयोग किया, कि अकबरदित्य के नाम पर तो क्या लिखा, लेटर लिखा, पत्र लिखा, और वो पत्र किसके डेरे में डलवा दिया, दुर्गादास है। अब इसकी जगह कोई भी होता, ठीक है, कोई भी होता तो सीधी सी बात है भ्रमित होता, सीधी सी बात है क्या होता, भ्रमित होता। तो कहते हैं कि ये तीनों युद्ध भूमि छोड़कर क्या हो गए, चले गए। ये बात किसको पता लगी, अकबरदित्य को क्या हुई, पता लगी। अब अकबरदित्य भी भागा भागा किसके पास पहुंचा, दुर्गादास के पास, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पिता द्वारा क्या की गई है, ये चाल खेली गई है, और इस चाल में अब आप क्या हो गए, फंस गए। तो एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि औरंगजेब ने यहां पर कूटनीति का प्रयोग करते हुए ये जो गठबंधन बना था इसको उन्होंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। इनके खिलाफ जो शक्तिशाली गठबंधन बना था वो क्या हो गया, टूट गया। और कुछ समय बाद मेवाड़ महाराणा राज सिंह की भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये गठबंधन टूट जाता है। अब ऐसी स्थिति में देखो, अब यहां पर सब अलग अलग हो गए, तो दुर्गादास फिर से कूटनीति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये इस अकबरदित्य और दुर्गादास दोनों मिलकर कहां चले जाते हैं, दक्षिण भारत में चले जाते हैं। ध्यान रखना, कहां चले जाते हैं, दक्षिण भारत में। किसकी सहायता प्राप्त करने के लिए, मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए। किसकी सहायता प्राप्त करने के लिए, मराठों की सहायता प्राप्त करने के लिए कहां चले जाते हैं, दक्षिण भारत में चले जाते हैं। और औरंगजेब भी इनके पीछे पीछे कहां चला जाता है, दक्षिण भारत में। तो देखो दुर्गादास ने क्या कूटनीति का प्रयोग किया कि औरंगजेब का ध्यान किसकी ओर से हटा दिया, मारवाड़ की ओर से हटा दिया, और पूरा ध्यान कहां पर लगा दिया, दक्षिण भारत में, या किसकी ओर लगा दिया, मराठों की ओर लगा दिया। और ताकि ये पीछे से अजीत सिंह क्या कर सके, अपनी पूरी शक्ति को दोबारा क्या कर सके, केंद्रित कर सके। अब इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं कि क्या हुआ भारत के इतिहास में, क्या घटनाक्रम चला और किस प्रकार अजीत सिंह मारवाड़ के क्या बने हैं, शासक बने हैं। तो देखो यहां तक अजीत सिंह को औरंगजेब ने अभी तक मारवाड़ का शासक क्या नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है। ठीक है, इंद्र सिंह को शासक बनाया था, जो अमर सिंह द्वितीय या अमर सिंह राठौड़ का क्या था, सॉरी अमर सिंह राठौड़ का क्या था, पौत्र था। तो यहां पर अब आगे बात करते हैं अपन कि क्या हुआ, कि भारत के घटनाक्रम की बात करते हैं। भारत के घटनाक्रम की क्या करते हैं, बात करते हैं। इससे पहले अपन एक बात और कर लेते हैं कि जब अकबरदित्य कहां चला जाता है, दक्षिण भारत में चला जाता है। ठीक है, अकबरदित्य कहां चला जाता है, दक्षिण भारत में। तो इसके दो संतानें थी, इसके क्या थी, दो संतानें। एक तो पुत्र था, पुत्र कौन था, बुलंद अख्तर, और एक क्या थी, पुत्री। पुत्री का क्या नाम था, सफिये तुनिस्सा। ठीक है, पुत्र का क्या नाम था, बुलंद अख्तर,
और पुत्री का क्या नाम था, सफियतुन्निसा। तो ये अकबर द्वितीय जाते वक्त इन दोनों का पालन पोषण की जिम्मेदारी किसको दे जाता है, दुर्गादास को। ठीक है, वैसे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है यहां से, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बनता है कि बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा का लालन या पालन पोषण किसके द्वारा किया गया, दुर्गादास के द्वारा। यानी कि इनकी जो धार्मिक शिक्षा थी, यानी कि इनको हिंदू धर्म से नहीं, इनके जो खुद का धर्म था मुस्लिम धर्म से धार्मिक शिक्षा का प्रबंध भी किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखना, किसके द्वारा किया गया, दुर्गादास के द्वारा किया गया। ठीक है, दोबारा समझना, अकबर द्वितीय ने, जब ये अकबर द्वितीय यहां से गया तो अपने पुत्र और पुत्री को किसके पास छोड़ गया, दुर्गादास के पास। ठीक है, और इनकी धार्मिक शिक्षा का व्यवस्था और लालन पालन की व्यवस्था भी किसके द्वारा की गई, दुर्गादास ने। दुर्गादास ने इनको कहां रखा, जूना, और जूना कहां पर पड़ता है, बाड़मेर में। ठीक है, इनका लालन पालन कहां पर हुआ, जूना, बाड़मेर में इनका क्या हुआ, लालन पालन हुआ। और किसके देखरेख में, जगन्नाथ, किसकी देखरेख में, जगन्नाथ राय चंद्रोत की देखरेख में इनका क्या हुआ, लालन पालन हुआ। ठीक है, और फिर कहते हैं कि एक व्यक्ति है, इसका भी नाम ध्यान रखना, ईश्वरदास नागर। ध्यान रखना, कौन है व्यक्ति, ईश्वरदास नागर के कहने पर दुर्गादास ने इनको किसे सौंप दिया, पुनः औरंगजेब को क्या कर दिया, सौंप दिया। ध्यान रखना। अब देखो हर लाइन में वैसे तो क्वेश्चन है कि अकबर द्वितीय की कितने संतानें थी, 2 संतानें, एक पुत्र था और एक क्या थी, पुत्री। पुत्र का नाम बुलंद अख्तर और पुत्री का नाम क्या था, सफियतुन्निसा। ठीक है, दुर्गादास ने इनकी धार्मिक शिक्षा की क्या की, व्यवस्था, और कहां पर की, जूना बाड़मेर में किसके संरक्षण में रहे, जगन्नाथ राय चंद्रोत के, और किसके कहने पर, ईश्वरदास नागर के कहने पर इन्हें पुनः किसको सौंप दिया, औरंगजेब को सौंप दिया। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक की कहानी समझ में आई होगी। अब भारत की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन कि भारत में क्या हुआ। तो देखो क्या हुआ भारत में, भारत में सन 1707 की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, सन 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यहां पर ध्यान रखना, औरंगजेब की मृत्यु तक अजीत सिंह को मारवाड़ का क्या नहीं मिला है, शासन नहीं मिला है। अजीत सिंह को क्या नहीं मिला है, मारवाड़ का क्या नहीं मिला है, शासन नहीं मिला है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या हुआ कि 1707 में औरंगजेब की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, मृत्यु हो गई है। अजीत सिंह को यहां पर मारवाड़ का क्या नहीं घोषित किया गया है अभी तक शासक, या औरंगजेब ने अपनी मृत्यु तक, ठीक है, पूछा गया भी क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु तक क्या अजीत सिंह मारवाड़ के शासक बन चुके थे, तो ध्यान रखना इसका उत्तर नहीं होगा। औरंगजेब ने कभी भी अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अभी तक अजीत सिंह क्या नहीं बने हैं, मारवाड़ के शासक नहीं बने हैं। 1707 में जब औरंगजेब की क्या हुई, मृत्यु हुई, तो इसके समय औरंगजेब के 4 क्या थे, पुत्र थे। मैंने अभी बात की, एक तो कौन, आजम, एक कौन, मुअज्जम, ठीक है, एक कौन था, काम बख्श, और एक अभी अपन ने बात की थी शहजादा अकबर, या इसे अपन क्या कहते हैं, अकबर द्वितीय कहते हैं। ध्यान देना, औरंगजेब की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है, और औरंगजेब ने अजीत सिंह को मारवाड़ का क्या शासक स्वीकार नहीं किया है। लेकिन इधर क्या हुआ, इनके 4 पुत्र थे, और इनके चारों पुत्रों में जिस प्रकार औरंगजेब और उनके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था, वैसे ही इन चारों के बीच में भी क्या हो गया, उत्तराधिकार को लेकर क्या हो गया, संघर्ष हो गया। तो देखो क्या हुआ, किस किस के बीच में, आजम और मुअज्जम। इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं अपन कि क्या हुआ। यहां पर देखो थोड़ी सी अपन बात करेंगे आमेर के इतिहास की, जरूरी हो जाता है इसको समझना कि आमेर के इतिहास का यहां पर क्या महत्व है। तो देखो उत्तराधिकार का संघर्ष, उत्तराधिकार का संघर्ष, और किस किस के बीच में है ये उत्तराधिकार का संघर्ष, औरंगजेब के पुत्रों के बीच में। ठीक है, औरंगजेब के पुत्रों के बीच में क्या हो रहा है, उत्तराधिकार का संघर्ष। और कब हो रहा है ये उत्तराधिकार का संघर्ष, 1707 में। और एक मैदान है, कौन सा, जाजाऊ का मैदान, और ये मैदान कहां पर पड़ता है, यूपी में। ध्यान रखना कि उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ है कब, 1707 में। कौन से मैदान में, जाजाऊ या जजाऊ का मैदान। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है, कहां पर पड़ते हैं, यूपी में। तो किस किस के बीच में हुआ है, एक तो आजम और एक मुअज्जम, इनके बीच में उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ है,
संघर्ष हुआ है। ध्यान रखना, आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकार को लेकर क्या हुआ है, संघर्ष हुआ है। तो देखो आमेर के जो शासक थे, आमेर के क्या थे, शासक, आमेर के शासक कौन थे, सवाई जय सिंह। आमेर के शासक कौन थे, सवाई जय सिंह। तो इन्होंने तो किसका साथ दिया, आजम का साथ दिया। और इनके छोटे भाई विजय सिंह द्वारा किसका साथ दिया गया, मुअज्जम का क्या दिया गया, साथ दिया गया। ध्यान रखना, आजम के द्वारा तो किसका, आजम का साथ किसने दिया, सवाई जय सिंह ने। आजम का साथ सवाई जय सिंह के ही छोटे भाई कौन थे, विजय सिंह द्वारा क्या किया गया, इनका साथ दिया गया। अब इस उत्तराधिकार के संघर्ष में क्या हो गया, कौन विजयी हो गया, मुअज्जम क्या हो गया, विजयी हो गया। ठीक है, और आजम की क्या हो गई, पराजय हो गई। अब सीधी सी बात है कि सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था, तो मुअज्जम इनको क्या करेगा, दंडित करेगा। और इनको दंडित करने के लिए इनसे राजगद्दी क्या कर ली, छीन ली। और आमेर का शासक किसे बनाया, विजय सिंह को। विजय सिंह को क्या बनाया, आमेर का शासक। और यहां पर ध्यान रखना, आमेर का नाम क्या कर देता है, इस्लामाबाद। और उसके बाद क्या रखता है, मोमिनाबाद। ठीक है, ध्यान रखना, ये मुअज्जम आमेर के दो नाम रखता है, पहले इस्लामाबाद और फिर दूसरा मोमिनाबाद। यहां पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो अपने को ध्यान रखनी है वो ये है कि मुअज्जम किस नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बनता है, भारत का शासक बनता है। ध्यान रखना दोस्तों, यहां कंफ्यूज नहीं होना है, ये मुअज्जम ही किस नाम से, बहादुर शाह प्रथम के नाम से भारत का क्या बन गया है, शासक बन गया है। तो यहां पर देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई है। अजीत सिंह को क्या नहीं मिला है, अभी तक मारवाड़ का शासन नहीं मिला है। कुछ इतिहासकारियों कहते हैं कि इन्होंने अधिकार तो कर लिया था, लेकिन जब बहादुर शाह प्रथम पुनः शासक बनता है तो इन्हें क्या कर देता है, राजगद्दी से हटा देता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हुआ। अब इधर देखो, यहां पर समझना कि सवाई जय सिंह अपना क्या खो चुका है, साम्राज्य खो चुका है। और अजीत सिंह भी अपना साम्राज्य क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। तो अब अपने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए देखो एक घटनाक्रम और होता है, उसको भी समझना है। पहले अपन ने बात की थी कि उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ है 1707 में जजाऊ के मैदान में, जिसमें आजम और मुअज्जम के बीच में हुआ। मुअज्जम युद्ध जीत गया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बन गया, भारत का शासक बन गया। और इसने विजय सिंह को आमेर का क्या बना दिया, शासक बना दिया। और आमेर का क्या नाम रखा, इस्लामाबाद, और क्या रखा, मोमिनाबाद। अब देखो इससे आगे यह घटनाक्रम क्या हुआ कि अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या किया। तो थोड़ा सा अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे इस बार। अभी भारत के बारे में बात की थी अपन ने कि भारत का शासक कौन बन चुका है, भारत का शासक बन चुका है बहादुर शाह प्रथम। तो देखो किसके समकालीन, एक तो औरंगजेब के समकालीन रहे हैं, दूसरा किसके समकालीन, बहादुर शाह प्रथम के भी क्या रहे हैं, समकालीन रहे हैं। और भी शासकों की बात करेंगे अपन कि किस किस के बीच में ये क्या रहते हैं, समकालीन रहते हैं। तो आइए बात करते हैं कि इस समय राजस्थान का क्या था, इसको भी थोड़ा डायग्राम से समझे। राजस्थान में क्या घटनाक्रम हुआ, एक तो देखो आमेर रियासत, ठीक है, एक कौन सी रियासत, मारवाड़ रियासत, और एक कौन सी रियासत, मेवाड़ रियासत। ठीक है, कि अब देखो मारवाड़ रियासत के शासक तो कौन है, अजीत सिंह। शासक नहीं बने हैं लेकिन उत्तराधिकारी कौन है, अजीत सिंह। यहां पर अपना साम्राज्य कौन खो चुके हैं, सवाई जय सिंह। इनका शासनकाल 1700 से 1743। इनका शासनकाल आपके सामने ही है, 1679 से 1724 ईस्वी। और यहां पर मेवाड़ के शासक, ध्यान रखना दोस्तों, कौन थे, अमर सिंह द्वितीय। और इनका शासनकाल 1698 से 1710 ईस्वी तक। ध्यान रखना कि राजस्थान के थोड़े से यहां पर अपन इतिहास की बात करेंगे कि क्या हुआ कि मारवाड़ के शासक तो कौन है, अजीत सिंह है, 1679 से 1724 तक। ठीक है, आमेर के शासक सवाई जय सिंह है, 1700 से 1743 तक। और मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय हैं, 1698 से 1710 तक। अब ये इन दोनों के पास अपना क्या नहीं है, साम्राज्य नहीं है। और यहां पर साम्राज्य किसके पास है, अपना केवल मेवाड़ के शासक के पास। और मेवाड़ आपको पता ही है शक्तिशाली रियासत है और संपूर्ण भारत पर शासन करने वाली एक क्या है, भारत पर अपने क्षेत्र पर या मेवाड़ पर लंबे समय तक शासन करने वाली एक क्या है, एकमात्र रियासत है। तो अब क्या घटनाक्रम होता है कि इनको अपना खोया हुआ साम्राज्य क्या करना है,
प्राप्त करना है। तो खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए देखो अजीत सिंह सवाई जय सिंह के साथ क्या करते हैं, समझौता करते हैं और अपनी पुत्री, इनकी पुत्री ध्यान रखना क्या थी, सूरज कंवर, इनकी पुत्री सूरज कंवर का विवाह किसके साथ कर दिया, सवाई जय सिंह के साथ। ध्यान रखना क्या हुआ घटनाक्रम कि मारवाड़ और आमेर दोनों एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें। तो सहयोग करने के लिए एक दूसरे पर क्या होना जरूरी है, विश्वास होना क्या है, जरूरी है। और इस विश्वास को बनाए हुए रखने के लिए अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कंवर का विवाह किसके साथ कर दिया, सवाई जय सिंह के पास। अब ये दोनों पहुंचे किसके पास, अमर सिंह द्वितीय के पास कि आप हमारा क्या करो, सहयोग करो, हमारा जो साम्राज्य खो चुका है इस साम्राज्य को प्राप्त करने में क्या करो, सहयोग करो। अब अमर सिंह क्या कर देते हैं, शर्त रख देते हैं कि भाई मुझे आप पर विश्वास कैसे हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सवाई जय सिंह आपको मेरी पुत्री से क्या करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। तो इनकी पुत्री कौन थी, ध्यान रखना इनकी पुत्री कौन थी, चंद्र कुंवर। ध्यान रखना इधर देखो किसका विवाह हुआ है, सूरज कंवर का, और इधर किसके विवाह की बात कर रहे हैं अपन, चंद्र कुंवर के विवाह की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अमर सिंह क्या कहते हैं कि सवाई जय सिंह आप मेरी पुत्री से क्या करोगे, विवाह करोगे। और ये विवाह भी कैसा हुआ, ये भी ध्यान रखना, विवाह कैसा हुआ, सशर्त हुआ कि शर्त रखी गई कि चंद्र कुंवर से उत्पन्न संतान ही आमेर का क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या होगा, उत्तराधिकारी होगा। आई क्या बात समझ में कि अमर सिंह द्वितीय ने सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन सहायता के लिए शर्त रख दी कि आमेर के शासक सवाई जय सिंह को इनकी पुत्री चंद्र कुंवर से क्या करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। और विवाह की भी क्या शर्त है कि चंद्र कुंवर से उत्पन्न संतान ही आमेर का अगला क्या होगी, उत्तराधिकारी। और कहते हैं कि आमेर के इतिहास में यहीं पर ही कलह के क्या बो दिए गए, बीज बो दिए गए। आगे अपन देखेंगे जब आमेर का इतिहास पढ़ेंगे तो यहां पर क्या होता है, उत्तराधिकार को लेकर क्या होता है, संघर्ष होता है। तो ये जो समझौता हुआ इनके बीच में क्या हुआ, समझौता हुआ। इसी समझौते को किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना देवारी समझौते के नाम से जाना जाता है। मेरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो समझाने का उद्देश्य था ये डायग्राम समझाने का उद्देश्य कौन सा समझौता है, देवारी समझौता। और देवारी समझौता, वैसे देवारी स्थान राजसमंद में पड़ता है और कब हुआ है देवारी समझौता, 1708 ईस्वी में। ध्यान रखना देवारी समझौता कब हुआ है, 1708 ईस्वी में। मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 ये अपनी पुत्री चंद्र कुंवर का विवाह किसके साथ, आमेर के शासक सवाई जय सिंह के साथ क्या करते हैं, सशर्त करते हैं कि इनसे उत्पन्न संतान ही क्या होगी, आमेर का उत्तराधिकारी होगी। और यही समझौता क्या कहलाया, देवारी समझौता कहलाया। ठीक है, और इसी के तहत ये तीनों शक्तिशाली हो गए। ध्यान रखना ये अब तीनों क्या हो गए हैं, शासक शक्तिशाली हो गए हैं और एक दूसरे के क्या हो चुके हैं, समधी हो चुके हैं। तो अब इस समय भारत का जो शासक था, भारत का, इस डायग्राम को अपन आगे देखेंगे जब आमेर का इतिहास भी पढ़ेंगे तो यहां पर ईश्वरी सिंह उत्पन्न होता है और यहां पर कौन उत्पन्न होता है, माधो सिंह, और उनके बीच में क्या होता है, उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होता है। तो भारत में इस समय शासक कौन बना है, बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, मुअज्जम किस नाम से गद्दी पर बैठा था, बहादुर शाह प्रथम। अब ये इतना शक्तिशाली नहीं था, ध्यान रखना ये क्या हुआ, इतना शक्तिशाली नहीं था। तो इतना शक्तिशाली नहीं था तो इसने अजीत सिंह को मारवाड़ का क्या स्वीकार कर लिया, शासक स्वीकार कर लिया। ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक किसने स्वीकार किया, बहादुर शाह प्रथम ने। और खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा समझौता हुआ था, देवारी समझौता। और देवारी समझौता कब हुआ है, 1708 में। इस डायग्राम को याद रखना बिल्कुल कि ऐसे का ऐसे दिमाग में पूरा का पूरा छप जाना चाहिए, तभी आपका देवारी समझौता क्या होगा, सही होगा। और कब हुआ है, 1708 में। देवारी नामक स्थान कहां पर पड़ता है, राजसमंद में। तो अब देखो आमेर के शासक, मारवाड़ के शासक अब कौन बने हैं, अजीत सिंह। और सबसे पहले इनको मारवाड़ का शासक किसके द्वारा स्वीकार किया गया है, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो ध्यान रखना जन्म तो कब हुआ है, 1679 में। और शासक कब बने हैं, शासक कब बने हैं, 1709 ईस्वी में। ध्यान रखना शासक कब बने हैं, 1709 ईस्वी में। कितने वर्ष का संघर्ष हुआ, 30 वर्ष का क्या हुआ, संघर्ष हुआ। ध्यान रखना
30 वर्षीय संघर्ष हुआ। किसके बीच में? मारवाड़ और मुगलों के बीच में कितने वर्षीय संघर्ष हुआ? 30 वर्षीय। और ये 30 वर्ष का संघर्ष किसके द्वारा किया गया दोस्तों? दुर्गादास के द्वारा किया गया। अब देखो यहां पर क्या होता है कि इस आमेर के मारवाड़ का शासक अजीत सिंह बने हैं और अजीत सिंह को शासक बनाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? दुर्गादास का। इसके बारे में अपन एक अलग सी वीडियो में बात करेंगे कि दुर्गादास जो कितने वीर थे, कैसे इन्होंने खोए हुए साम्राज्य को प्राप्त करने में अजीत सिंह का सहयोग किया, ये इसकी बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो दुर्गादास को क्या हुआ कि इन्होंने 30 वर्षीय संघर्ष किया मुगलों के साथ, लेकिन जैसे ही अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बनते हैं तो देखते हैं कि दुर्गादास का महत्व इनसे अधिक है। मारवाड़ में किसका महत्व अधिक है? जो अन्य सरदार हैं वो किसकी बात मानते हैं? दुर्गादास की बात को मानते हैं। तो ये क्या कर देते हैं? दुर्गादास को क्या दे देते हैं? देश निकाला दे देते हैं। दुर्गादास को क्या दे देते हैं? देश निकाला। फिर ये मेवाड़ जाते हैं, वहां से रामपुरा और इनको जागीर दी जाती है और वहां से उज्जैन चले जाते हैं जहां पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो अपन दुर्गादास का एक अलग सी वीडियो बनाएंगे जिसमें दुर्गादास का पूरा डिटेल से अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी फिर से अपन चलते हैं मारवाड़ की तरफ कि मारवाड़ का शासक 1609 में कौन बन चुका है? अजीत सिंह। और कितने वर्ष का संघर्ष हुआ है? 30 वर्षीय मुगल राजपूतों के बीच में क्या हुआ है? संघर्ष हुआ है। तो अब आगे देखो क्या होता है कि अजीत सिंह की एक पुत्री थी। अजीत सिंह की एक क्या थी? पुत्री। क्या नाम था? इंद्र कुंवरी। ध्यान रखना, अजीत सिंह की एक पुत्री थी कौन? इंद्र कुंवरी। इस इंद्र कुंवरी का जो नेक्स्ट मुगल शासक बने हैं कौन? फर्रुखसियर। कौन बने हैं शासक? फर्रुखसियर। इनका इनके साथ क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। यह भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अजीत सिंह की पुत्री का विवाह, इंद्र कुंवरी का विवाह किसके साथ हुआ? फर्रुखसियर। इतिहास में ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये इतिहास में महत्वपूर्ण इसलिए है, ये अंतिम क्या है? मुगल राजपूत विवाह। ये लगभग 1715 के आसपास एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत क्या हुआ था? मुगल और राजपूतों के बीच में वैवाहिक क्या स्थापित हुए थे? संबंध स्थापित हुए थे। इंद्र कुंवर का विवाह किसके साथ हुआ? फर्रुखसियर के साथ। और ये अंतिम मुगल राजपूत क्या था? विवाह था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है। इससे पहले देखो मारवाड़ के शासक कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया था मुगलों के साथ। और अब विवाह कौन कर रहा है? अजीत सिंह। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवर का विवाह किसके साथ किया? फर्रुखसियर के। और उदय सिंह ने किया था जहांगीर के साथ। तो ये अंतिम मुगल राजपूत क्या था? विवाह था। ठीक है, तो इससे आगे की कहानी देखते हैं कि अब क्या हुआ। जो संधि हुई थी, इस संधि के तहत देखो एक तो विवाह हुआ था और इस अजीत सिंह के 2 पुत्र थे। देखो बात कर रहे हैं अपन, अजीत सिंह की कितनी संतानें थी? 2 संतानें थी। बड़ा पुत्र तो कौन था? अजीत सिंह की क्या थी? 2 संतानें थी। बड़ा पुत्र तो कौन था? अभय सिंह। और छोटा पुत्र कौन था? बखत सिंह। ध्यान रखना, अजीत सिंह की 2 संतानें थी। एक तो बड़ा पुत्र कौन? अभय सिंह। और छोटा पुत्र कौन था? बखत सिंह। कहते हैं कि इस अभय सिंह के कहने पर इस बखत सिंह ने क्या कर दी? हत्या कर दी। किसकी? अपने पिता अजीत सिंह की क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, और ये इतिहास में मारवाड़ में दूसरा क्या कहलाया? पितृहंता। मारवाड़ का क्या कहलाया? पितृहंता। इससे पहले अपन मालदेव के बारे में पढ़ चुके हैं। मालदेव ने अपने पिता गंगा की क्या की थी? हत्या की थी। तो अभय सिंह के कहने पर, ठीक है, किसके द्वारा? बखत सिंह द्वारा अपने पिता की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये मारवाड़ का क्या कहलाया? पितृहंता। तो इस तरीके से अपन बात करें कब? 23 जून 1724 को, ठीक है, इन्होंने अंतिम सांस ली या इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, अजीत सिंह की मृत्यु कब हुई है? 23 जून 1724 को। और मृत्यु किस प्रकार हुई है कि अभय सिंह के कहने पर बखत सिंह ने क्या कर दी? इसकी हत्या कर दी। कहते हैं कि इसमें मुगलों का हाथ रहा है। कहते हैं क्या रहा है इसमें? मुगलों का हाथ। तो देखो इस कहानी को भी अपन जानते हैं कि जब अजीत सिंह की पुत्री कौन? इंद्र कुंवर का, अभी अपन ने बात की थी, इसका विवाह किसके साथ हुआ? फर्रुखसियर के साथ। ध्यान रखना, अभी अपन ने बात की थी, इंद्र कुंवर का विवाह किसके साथ हुआ? फर्रुखसियर के साथ हुआ। तो इस इंद्र कुंवर ने इस फर्रुखसियर की क्या कर दी? हत्या कर दी।
ध्यान रखना। और कहते हैं अजीत सिंह ने इस इंद्र कुंवर का क्या दिया था, साथ दिया था। तो मुगलों ने इस हत्या का बदला लेने के लिए इस अभय सिंह को क्या कहा कि आप अपने पिता की क्या कर दो, हत्या कर दो। और अभय सिंह ने किसको कहा, बखत सिंह ने, और बखत सिंह ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ध्यान रखना फर्रुखसियर की हत्या में किसका हाथ था, इंद्र कुंवर का। तो अजीत सिंह ने क्या किया, इस इंद्र कुंवर का पुनः क्या किया, शुद्धिकरण किया। ठीक है, शुद्धिकरण किया और फिर राजपूत या क्षत्रिय व्यक्ति से इनका पुनः क्या करवा दिया, विवाह कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना ये भारत के इतिहास से संबंधित था, मारवाड़ के इतिहास से भी संबंधित था कि अजीत सिंह की पुत्री इंद्र कुंवर ने किसकी हत्या कर दी थी, अपने ही पति फर्रुखसियर की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इसका शुद्धिकरण किसके द्वारा, अजीत सिंह के द्वारा। और ये क्या हुआ, इनका पुनः क्या कर दिया गया, विवाह। और ये अंतिम मुगल राजपूत क्या था, विवाह था। ठीक है, एक चीज लास्ट अपन और ध्यान रखेंगे अजीत सिंह के बारे में कि अजीत सिंह की जब चिता बनी थी तो कहते हैं उस चिता पर पशु पक्षियों ने स्वेच्छा से अपने प्राणों की क्या दी थी, बलि दी थी। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। और ऐसे अपने अजीत सिंह यहां पर क्या होता है, समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे दुर्गादास से संबंधित। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।